नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह कार्यक्रम कानूनी सलाह में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके बीच साइबर अपराध, उससे जुड़ी हुई जानकारियां और बचाव के संबंध में चर्चा करेंगे। इस कार्यक्रम के दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। हमारे साथ गिरीश चंद्र शर्मा जी हैं, उत्तराखंड पुलिस विभाग से निरीक्षक के पद पर हैं, आपको बहुत स्वागत है सर। और हमारे साथ नीतीश चंद्र भदौला जी हैं, जो कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से देहरादून से हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। साइबर अपराध की जब हम बात करते हैं तो सभी लोग आज इस विषय पर बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं और समय समय पर, चाहे पुलिस विभाग हो या फिर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उनकी ओर से साइबर क्राइम को लेकर समय समय पर जानकारियां दी जाती हैं, लेकिन फिर भी जाने अनजाने हम साइबर क्राइम के शिकार हो जाते हैं। ऐसे में हमें किस तरीके से इस पर बचाव करना है, उसी बारे में आज बहुत महत्वपूर्ण सवालों के साथ इस चर्चा में आप बने रहिए। सबसे पहले गिरीश शर्मा जी के पास मैं जा रहा हूँ। सर, जिस तरीके से, क्योंकि जो पहला जब भी किसी के साथ साइबर क्राइम होता है तो सबसे पहले उसको पुलिस की हेल्प चाहिए होती है और ये कोशिश होती है कि पुलिस उसकी मदद करे। साइबर क्राइम को हम थोड़ा पहले समझे, फिर अपने सवालों पर आगे बढ़ेंगे। साइबर क्राइम बेसिकली एक टर्मिनोलॉजी है, ये है क्राइम ही। इसमें वो सारे इंग्रेडिएंट मौजूद हैं जो एक क्राइम में होते हैं जी। साइबर क्राइम इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें जो क्रिमिनल है वो किसी भी विक्टिम के सीधे संपर्क में नहीं है, वो रिमोट एक्सेस से या दूर बैठ करके किसी व्यक्ति को अपना शिकार बनाता है, किसी संस्था को अपना शिकार बनाता है जी। तो जो साइबर क्राइम है बेसिकली वो एक रिमोट सेंसिंग क्राइम टाइप का है कि जिसमें लोग दूर बैठ करके अपने शिकार को, लोगों को शिकार बनाते हैं और उनको फाइनेंशियल या दूसरे तरह के नुकसान पहुंचाते हैं जी। आज की डेट में जो बहुत कॉमन है, दो तरह के साइबर क्राइम बहुत प्रचलित हैं जिनको हम दो श्रेणी में बांट सकते हैं जी। उसमें एक प्रमुख है जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल फ्रॉड, और दूसरा श्रेणी हम रख सकते हैं उसमें जो नॉन फाइनेंशियल फ्रॉड है। लगभग 90% जो क्राइम है ये साइबर क्राइम से रिलेटेड जी, वो फाइनेंशियल फ्रॉड से रिलेटेड है जी। इसमें अधिकांश वो लोग इस क्राइम के शिकार होते हैं जो या तो एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं या अपने इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं या कुछ न कुछ वो इंटरनेट से लिंक्ड हैं और अपने जो वित्तीय सोर्स हैं उनके साथ इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं। ऐसे लोग अधिकांश इस फाइनेंशियल फ्रॉड में शिकार होते हैं जी। जो दूसरी कैटेगरी है नॉन फाइनेंशियल की, उसमें बहुत सारे ऐसे स्कूली बच्चे या ऐसे लोग जो इंस्टाग्राम या अन्य इंटरनेट में जो ऐप उपलब्ध हैं उनमें मनोरंजन के नाम पर या दूसरे नाम पर जो ऐप डाउनलोड करते हैं उनमें इस तरह के फेक वीडियोस या इस तरह के अपमानजनक वीडियोस या इस तरह की न्यूड वीडियोस इनके शिकार होते हैं, वो नॉन फाइनेंशियल में आते हैं। अपराध दोनों एक ही किस्म के हैं और ये रिमोट है, यानी कि दूर बैठ के अपने शिकार को लक्ष्य करने का अपराध साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। बिल्कुल, आपने बताया कि इस तरीके से साइबर अपराध को समझा जा सकता है। नीतीश जी, जैसे हम अगर बात करें तो अब आती है कि जो कानूनी इस पर जो सलाह दी जा रही है आपकी ओर से भी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से समय समय पर किस तरीके से ये कोशिशें की जाती हैं कि लोगों को अवेयर किया जाए, कैसे आप साइबर क्राइम को कम करने की कोशिशें कर रहे हैं? देखिए, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देश से साइबर क्राइम पर होने वाले अपराध के विषय में जागरूकता के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और माननीय जिला जज महोदय श्री प्रेमचंद खीमाल जी के निर्देश पे मैं आज यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। सर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हो या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण हो, ये दोनों ही साइबर अपराध से रिलेटेड चीज़ों में समय समय पर जागरूकता अभियान चलाते रहते हैं। अब इन जागरूकता अभियानों का, साइबर क्राइम का जो इस समय जो बचने का जो मेन एक ही तरीका है वो है जागरूकता। यदि जागरूकता है तो हम साइबर अपराध से बच सकते हैं, इसके अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भी समय समय पर जागरूकता अभियान इसमें चलाता है। अब आती है कानूनी बात। यदि कोई विक्टिम इसका साइबर क्राइम का विक्टिम है और विक्टिम बनने के बाद उसके पास कानूनी रास्ते किस तरीके से खुलेंगे, यदि वो उस, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रॉड या नॉन फाइनेंशियल फ्रॉड होने के बाद जब वो
कोर्ट के माध्यम से अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए आएगा, तो वहाँ पर हम उसको निःशुल्क सहायता प्रदान करते हैं। यानी कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्य ही यही है कि वो विक्टिम को या एक्यूज्ड को भी निःशुल्क कानूनी सलाह सहायता प्रदान करें। जी, यहाँ पर अगर ये देखा जाए तो इस तरीके के कैसे केसेस आप लोगों के पास पहुँच रहे हैं क्या, जहाँ पर आप लोग मदद कर रहे हैं? और ये कब होता है कि जब लोगों को ऐसी आवश्यकता पड़ती है कि उन्हें अब यहाँ पर कानून की सहायता चाहिए? देखिए, कई प्रकार से हम अक्यूज्ड हो यानी कि आरोपी हो या विक्टिम हो, हम दोनों की ही दोनों की ही सहायता करते हैं। दोनों को ही सलाह लीगल एड फ्री में प्रोवाइड करते हैं। जब साइबर क्राइम को लेकर के स्पेसिफिकली पूछें तो साइबर क्राइम में क्या होता है सर कि मान लीजिए किसी का पैसा बैंक के पास फंसा हुआ है, उसके साथ साइबर फ्रॉड हो रहा था, वो किसी वजह से उसको ध्यान आ गया, उसने बैंक कॉल किया, किसी प्राधिकारी को फ़ोन किया और उसका पैसा अब बैंक में फंस चुका है। तो अब बैंक उसे सीधा वो पैसा वापस नहीं करेगा। उस केस में क्या है, उसको एक एप्लीकेशन कोर्ट में मूव करनी होगी। और कोर्ट में मूव करने के बाद कोर्ट से उस पैसे का रिलीज ऑर्डर आएगा और फिर वो पैसा रिलीज कराया जाएगा। तो उस केस में हम उसकी सहायता करते हैं जब वो विक्टिम है क्राइम का, और अब उसको क्योंकि पैसा उसी का था, उसी का पैसा उसी के बैंक से लेने के लिए एक कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा, और वो कानूनी प्रक्रिया से गुजरने के लिए हम उसकी सहायता इस रूप में करते हैं कि हम उसके एडवोकेट बन करके उसको कोर्ट में उसकी पैरवी करते हैं और उसका पैसा रिलीज करवाते हैं। बिल्कुल, और ये बहुत अहम, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। गिरीश जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप हर रोज़ इस तरीके के जो साइबर क्राइम है वो बढ़ तो रहे हैं, लेकिन आप लोग उनको देख भी रहे हैं लगातार। अभी मौजूदा वक्त में अगर बात करें तो साइबर क्राइम में कौन से ऐसे केसेस हैं जो ज़्यादातर अब देखने को मिल रहे हैं, आपके पास पहुँचते हैं ऐसे लोग जो इनके शिकार हो रहे हैं? एक्चुअली साइबर क्राइम का आप यूँ समझिए कि जैसे एक कोई फिजिकल क्राइम होता है या जो नॉर्मल क्राइम है, तो मान लिया देहरादून शहर में आकर के किसी को क्राइम करना है, तो उसके पास गिने चुने रास्ते हैं कि 7 या 8 ऐसे रास्ते हैं जिनसे हम देहरादून में एंटर कर सकते हैं, किसी तक पहुंच सकते हैं। लेकिन साइबर की बात जब हम करते हैं तो हमारे पास 360 डिग्री का एक ऐसा पैच है जहां से आपको शिकार बनाया जा सकता है साइबर क्राइम का। साइबर क्राइम एक तरह से नाम इसका साइबर क्राइम है, लेकिन जो भी साइबर का प्रयोग करके क्रिमिनल अपराध करते हैं, ये बेसिकली मनुष्य के दिमाग से खेलते हैं, हम लोगों के दिमागों से खेलते हैं। आपकी डिवाइस या आपके इंटरनेट को वो बाद में अटैक करते हैं, पहले आपके दिमाग पर अटैक करते हैं। जी। उसके लिए जिसको हम कहते हैं इम्प्रोवाइज्ड, एक तरह से एक कुछ ऐसा विशेष प्रकार से बना करके हम वो अपराधी उसको अप्लाई करते हैं अपने टारगेट पे, और वो ऐसा सैकड़ों लोगों के साथ करते हैं। जी। उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनके चंगुल में फंस जाते हैं या उनके बिछाए हुए जाल पर, क्योंकि देखिए इंटरनेट एक ऐसी जगह है जहां आप कोई भी बहुत आसानी से पहुंच सकता है। जी। बहुत सस्ते दरों में बहुत आसानी से वहां तक हम पहुंच सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि उस पर सब अच्छे लोग जा रहे हैं, उसमें बहुत सारे वो लोग भी जा रहे हैं जो समाज के लिए नुकसानदायक हैं, या समाज का वो तत्व जो एंटी सोशल हम जिसको बोलते हैं, जिनकी विचारधारा ही समाज में विध्वंसक होती है या समाज में अपराध की प्रवृत्ति जिनके अंदर होती है, वो लोग भी इजीली उसमें एंटर कर जाते हैं। जी। अब वो लोग क्या करते हैं कि इंटरनेट पर अपने जाल बिछा देते हैं। जी। हमारे पास सैकड़ों ऐसे ऐप हैं या सैकड़ों ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिसमें हम रोज़ विजिट करते हैं, या किसी न किसी प्रकार से मनोरंजन के लिए या अपने आर्थिक लेन देन के लिए या अपने निजी काम के लिए हम उन प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग जगह विजिट करते हैं। तो जो ये साइबर अपराधी हैं, इन प्लेटफॉर्म्स पे अपने अपने जाल बिछा के रखते हैं। अब होता क्या है कि कुछ लोग जो अवेयर रहते हैं या जिन लोगों को ये जानकारी रहती है, तो वो लोग तो इतनी जल्दी नहीं फंसते हैं, लेकिन जो लोग बहुत देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारे दिमाग की एक बहुत ह्यूमन ब्रेन की एक बहुत बड़ी कमजोरी है, वो हमेशा शॉर्टकट्स लेता है। हम किसी चीज़ को जांचे परखे बिना बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। अगर 2 आदमी किसी चीज़ को कह रहे हैं एक चीज़, तो हम ऑथेंटिकेट मान लेते हैं, उसको हम सच मान लेते हैं। जी। ऐसे ही हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जब हम जाते हैं तो वहाँ कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ हमको लगता है कि यार यहाँ तो कुछ गलत नहीं हो सकता। हाँ। यहाँ तो सब सही ही होगा, और उसमें लुभावने इतने वादे रहते हैं या ऐसी लुभावनी स्कीम्स रहती हैं कि हम बरबस ही उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। जी।
तो जो इम्प्रोवाइज्ड जाल बिछाया गया है उसमें अलग अलग समय पर अलग अलग तरह के क्राइम देखने को मिलते हैं। जैसे शुरुआती जब आप देखेंगे तो उसमें एटीएम फ्रॉड शुरू हुए थे। हाँ। कि एटीएम का आपका क्लोन बन गया है। हाँ। एटीएम क्लोन से आपके पैसे निकल गए और आपको पता भी नहीं चला कि आपका एटीएम बदल भी गया या क्लोन बन गया। उसके बाद आपने सुना होगा कि यदि जब आप स्कूल लाइफ में रहे होंगे तो बहुत सारे ऐसे आते थे कि जी आपकी लॉटरी लगी है या आपका पार्सल आया हुआ है। हाँ। ये फलानी जगह फंस गया या इसको फलानी जगह इसको किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने रोक लिया है। ये इतने पैसे मांग रहे हैं और आप इतना पैसा पे कीजिए तो आपको ये मिलेगा। तो इस तरह के फ्रॉड हुए जो वर्तमान में बहुत पॉपुलर और बहुत कॉमन चल रहे हैं। उनमें 2-3 प्रमुख हैं। सबसे पहला तो है जो आजकल बहुत हॉट टॉपिक है जिसको हम कहते हैं डिजिटल अरेस्ट। जी। बेसिकली अरेस्ट नाम सुनते ही हम लोग या हमारा जो समाज है उसके अंदर एक भय व्याप्त हो जाता है। हम में से अधिकांश लोगों को ये पता ही नहीं है कि हम अरेस्ट कैसे होते हैं या अरेस्ट का मतलब क्या है। जी। या कानून में जो अरेस्ट की बात हम करते हैं उसका कानूनी क्या प्रारूप है, क्या प्राविधान है कानून में उसके। लेकिन अगर कोई आदमी किसी को कहता है कि अरे आपको डिजिटली अरेस्ट कर लिया गया है या आपको अरेस्ट कर लिया गया है तो वो घबरा जाता है बहुत जल्दी। उसके जो निर्णय लेने की क्षमता है उस पर इस बात का सीधा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जो फ्रॉडस्टर्स हैं या जो इस तरह के क्रिमिनल्स हैं वो अपने टारगेट को ऐसी बात बोलते हैं या ऐसे काम करवाते हैं उनसे या ऐसी जानकारी उन तक पहुंचाते हैं कि सुनने वाला या जो टारगेट है वो बहुत जल्दी घबरा जाता है। उसके निर्णय लेने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। अच्छा, तो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो डिजिटल अरेस्ट के यहाँ पर भी केसेस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं आप लोगों के पास? खूब, बहुत ज़्यादा केस हैं डिजिटल अरेस्ट के। मैं एक बता दूं, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा लेकिन एक लेडी प्रिंसिपल रिटायर हुई स्कूल से। हाँ। और लगभग 3 दिन तक डिजिटली अरेस्ट रही और उन्होंने अपने जीवन भर की सारी पूंजी गंवा दी उस बात पर। बेसिकली डिजिटल अरेस्ट में क्या है कि कोई आपको फ़ोन कर रहा है या कोई आपको एक तरह से उसने फ़ोन किया कि भाई ये पार्सल आपका आया है गिफ्ट का, क्या ये आप ही हैं, ये आपका नाम पता। क्योंकि आप देखिए ट्रू कॉलर एक ऐप है जिसमें आप नंबर डायल कीजिए आपको नाम पता लग जाएगा। जी। तो उन ट्रू कॉलर या ऐसे सैकड़ों ऐप हैं या ऐसे सैकड़ों जहाँ पर हमने अपनी डिटेल डाली हुई है वहाँ से पूरे हैं। देखिए हमको लगता है कि हम कपड़े पहन के चल रहे हैं लेकिन अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है, खासकर वो अगर एंड्रॉयड फ़ोन है, तो आप अपने आप को बिल्कुल निर्वस्त्र मानिए। आपकी कोई भी पर्दादारी नहीं है। आप चाहे उसमें फ़ोटो खींच रहे हैं, चाहे अपने बच्चों का प्रोफाइल बना रहे हैं, चाहे आप उसने अपने वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं, वो सब हवा में है, सब वो साइबर स्पेस में सब चीज़ें हैं। और वो खाली सिक्योर है, खाली एक आपके पासवर्ड या कोई एक यूज़र नेम से वो सिक्योर है। और जिसको क्रैक करना बहुत आसान है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि भाई हम अधिकांश लोग 1 2 3 4 पासवर्ड बना दे रहे हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ पासवर्ड बना दे रहे हैं या अपने बच्चे का बर्थडे बना रहे हैं। आप देख रहे हैं कि 19 तारीख को आप अपने बच्चे का बर्थडे भी मना रहे हैं। तो वो फोटो आपने बर्थडे मनाते हुए, केक काटते हुए आपने इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे अपलोड कर दी। तो वहाँ से वो जानकारी भी तो आपकी अपराधी देख रहा कि ये बच्चे का केक काट रहा है, इसका मतलब इसका बर्थडे है। अच्छा, जो डिजिटल अरेस्ट में आपने एक उदाहरण भी दिया कि ऐसा एक उदाहरण सामने देखने को मिला। जी। इसमें अगर हम देखें तो कैसे आप लोग भी जागरूक कर रहे हैं लोगों को और कैसे बचें इसमें, डिजिटल अरेस्ट की ही अगर बात की जाए? देखिए, डिजिटल अरेस्ट बेसिकली कोई शब्द या ऐसी कोई प्रोसेस एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जी। अरेस्टिंग का भारत के कानून में या CRPC पहले चलती थी या BNSS है, उसमें अरेस्टिंग के लिए एक साफ गाइडलाइन है। अलग अलग समय पर सुप्रीम माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अलग अलग गाइडलाइन आती हैं कि किसी व्यक्ति को कब और कैसे अरेस्ट किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को फ़ोन करके ये नहीं बताया जाएगा कि आपको अरेस्ट किया जा रहा है। किसी व्यक्ति को अगर अरेस्ट किया जाता है तो उसके प्राविधान है, उसके अपराध से उसको अवगत कराया जाएगा, उस अपराध के संबंध में बताया जाएगा। अरेस्ट करने से पहले संबंधित जिस थाना क्षेत्र में आप रह रहे हैं उस थाना क्षेत्र की पुलिस को इन्फॉर्म किया जाएगा, उस पुलिस को साथ लेके जाया जाएगा। बिल्कुल। बहुत रेयर कंडीशन ऐसी होती है कि जब पुलिस आपको नहीं मिल पाती है, लेकिन हाँ, उस थाने को इन्फॉर्म करना जरूरी है। और यही अपने आप में महत्वपूर्ण है कि
डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं है, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। हम अब बात को आगे Yes. बढ़ाएंगे। और नीतीश, जैसे अगर बात की जाए क्योंकि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की, जी। तो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपने कहा कि कानूनी जो सहायता वो किस तरीके से मिल सकती है। जी। आप लोग मौजूदा वक्त में साइबर क्राइम को लेकर बहुत ज़्यादा काम कर भी रहे हैं, क्योंकि पुलिस तो फ्रंट पर है, लेकिन उसके बाद जो आगे की जो प्रक्रिया है उसमें फिर जुडिशरी इन्वॉल्व होती है। जी। वो कैसे आप आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, जैसा सर ने बताया कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई बात नहीं है। जब भी किसी को अरेस्ट किया जाता है तो वो उसको उसके क्राइम से उसको अवगत करा के उसको पुलिस अरेस्ट करती है। अब ये डिजिटल अरेस्ट एक इजाद किया हुआ शब्द है, क्योंकि साइबर क्राइम में क्या हो रहा है सर, आपको कोई कॉल आया, अब आप उस कॉल के पीछे आपको कॉल आता है कि आपके बेटे को या आपके रिश्तेदार को यहाँ पे अरेस्ट कर लिया है, इतने पैसे हैं, इतने पैसे आप देंगे तो हम इसे छोड़ देंगे। अब देखिए, एक बात मैं कह रहा हूँ कि इस समय पे जो व्यक्ति है, जो हम हैं, हम और कुछ नहीं है, बस डेटा है। और हमारा पूरा डेटा, जैसे सर ने कहा कि मैं एक बात से एग्री करूंगा कि हमारा पूरा डेटा हमारे फ़ोन पे मौजूद है। अब उस फ़ोन के डेटा से कोई भी अपराधी आपके साथ कोई भी घटना कारित कहीं भी कर सकता। आप सारा डेटा लिए हुए, हम बचपन से अब तक जो भी बने हैं वो सब एक डेटा प्रोसेस से हुआ है। अगर हम ये भूल जाएं कि हमारे पास ये डेटा ना हो तो हम अपनी आइडेंटिटी भी भूल जाएंगे। अब वही डेटा जो हमारे पास सुरक्षित होना चाहिए था, अब वो हमने अपने फ़ोन में और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसको वितरित कर दिया है। जी जी। अब उस वितरण से हो क्या रहा है कि कोई भी आकर के, जो अपराधी है, साइबर अपराधी है, वो आकर के आपके डेटा को चोरी करेगा। उस डेटा को चोरी करने के बाद आपके खिलाफ इस्तेमाल करेगा, और वो आपको इतनी सटीक जानकारी है, जैसे सर ने कहा कि वो आपको आपके बेटे का बर्थडे बता देगा। आपने अपना डेट ऑफ बर्थ ही अपनी पासवर्ड बनाया हुआ है। जी जी जी। तो वो डेटा तो उसके पास पहले से मौजूद है। एक बहुत सिंपल गेस करना उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं होगी कि ये इसका पासवर्ड होगा। वहाँ से आपकी जो सोशल साइट्स हैं, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सामने निकल कर आ जाएंगी और उसके लिए आसान भी होगा। अच्छा, मैं यहाँ पे नीतीश ये भी समझना चाह रहा था कि जो लोग जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में लाभ लेना चाहते हैं, वहाँ से कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, वो कैसे, जो साइबर के अगर शिकार हुए हैं, कैसे आप तक पहुँचे? देखिए, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का ऑफिस जो है, जैसे हमारे यहाँ देहरादून में जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का ऑफिस है वो कोर्ट कंपाउंड में ही बना हुआ है। उस कोर्ट कंपाउंड में आप आएंगे, उस फ्रंट ऑफिस में आप आकर के एक एप्लीकेशन सिंपल आपको मूव करनी है। वहाँ पर बताना है कि मेरे साथ इस प्रकार का फ्रॉड हुआ है, जो भी फ्रॉड आपके साथ हुआ है उस फ्रॉड के बारे में एप्लीकेशन देने के बाद आप वहाँ आएंगे। आपने एप्लीकेशन दे दी, उसके बाद जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में अधिवक्ता हैं, नियुक्त अधिवक्ता, पैनल लॉयर्स हैं, वो माननीय सचिव महोदया उनको हमें डिस्ट्रीब्यूट करती हैं कि ये पैनल लॉयर या ये एडवोकेट आपका केस देखेंगे, आपको कानूनी सलाह देंगे, और ये बिल्कुल निःशुल्क होती है, इसमें कोई शुल्क नहीं लगता। आप आसानी से आकर के हमारे फ्रंट ऑफिस में आकर के एक एप्लीकेशन के माध्यम से इजीली हम तक पहुंच कर सकते हैं, और जो भी कानूनी सलाह हम दे सकते हैं, जो भी पैरवी कर सकते हैं कोर्ट में, बिल्कुल हम करते हैं। महत्वपूर्ण बात है, और क्योंकि कई लोग इस बात से जो घबराहट है वो नहीं होनी चाहिए। आप लोग जाएं तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इसी वजह से है कि वो आसानी से वहाँ पहुँच भी है और निःशुल्क आपको वहाँ से कानूनी सहायता मिलेगी। गिरीश जी, मैं आपके माध्यम से समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि पुलिस का रोल अब फ्रंट पर है। जब भी किसी व्यक्ति के साथ किसी भी तरीके का साइबर फ्रॉड के आज कई प्रकार हमारे सामने हैं, जैसे कि आप जिक्र कर भी रहे थे, सर्वप्रथम किसी के साथ साइबर फ्रॉड हुआ, उसे क्या करना चाहिए जो उसका पहला कदम हो, ताकि अगर धनराशि का मामला है तो वापस आ पाए, या फिर कोई भी चीज़ है तो उसको सुरक्षा मिल सके? देखिए, साइबर फ्रॉड का जो शुरुआत है जी, शुरुआत बहुत फ्रेंडली माहौल में होती है। जो भी चीटर है, जो भी साइबर क्रिमिनल है, वो आपको पहले विश्वास में ले लेता है, पहले वो आपको फ्रेम कर लेता है अपनी बातों से, आपको कुछ ऐसे एविडेंसेस दे देता है कि आप ये मानने को बाध्य हो जाते हैं कि हाँ, ये जो बात कर रहा है सही कर रहा है जी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जब आपको कोई साइबर फ्रॉड टारगेट करता है तो आपसे वो दुश्मनी नहीं रख रहा है, उसको केवल आपके पैसे से लेना देना है। 90% मामलों में आपके पैसे से लेना देना है। सबसे पहले तो वो आपको कोई लालच का चारा देता है या कुछ इस तरह की बातें करता है, तो अगर या आप जब उसके जाल में फंस जाते हैं, जब आप उसको पेमेंट कर देते हैं या जब आपका पैसा उसके पास चला जाता है, तो आपको पैनिक नहीं होना है कि मैंने ये क्या कर दिया या मेरे साथ ये क्या हो गया, मैं क्या करूं, कैसा करूं।
उसके लिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज़ हो गई है उसको आप हिस्ट्री को रिपीट नहीं कर सकते या उसको समय को वापस कालक्रम को नहीं ला सकते। जब आपको ये लगता है, जिस क्षण भी आपको ये लगता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि जैसे ही आप पैसे ट्रांसफर करते हैं या जैसे ही आप कोई इस तरह की एक्टिविटी करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये गड़बड़ हो गई। आप ज़्यादा उस फ्रॉडस्टर से या उस साइबर क्रिमिनल से बातचीत करने, नेगोशिएशन करने या उससे अपनी धनराशि वापस मांगने की विनती करने से अच्छा है कि आप 1930 एक हेल्पलाइन नंबर है, ये पूरे भारत में है जी। ये गृह मंत्रालय भारत सरकार का द्वारा दिया गया नंबर है जी। जितनी जल्दी आपको ये पता लग गया कि आपके साथ चीटिंग हो गई जी जी, उसके बाद उस चीटर से नेगोशिएट करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। हाँ। क्योंकि वो इतने दयावान नहीं है कि आप अपनी एक सैड स्टोरी उसको सुनाएंगे कि मेरी माँ बीमार है या मेरी बहन की शादी होनी है तो आप मेरा पैसा वापस भेज दीजिए, वो बिल्कुल भी नहीं भेजने का, क्योंकि वो है ही इसी काम के लिए लगा हुआ है जी। आपको जैसे ही पहले अटेम्प्ट में ये लगा कि आपके साथ धोखा हो गया है जी जी, तो ऐसा नहीं कि आपके पैसे चले गए, आपके पैसे रिकवर हो सकते हैं। यदि आपको जिस क्षण ये लगा कि मेरे साथ धोखा हो गया, उसके ठीक अगले क्षण से आप 1930 एक हेल्पलाइन नंबर है जिसमें आप ये सब अपनी कंप्लेन तत्काल कर सकते हैं। 1930 में एक्चुअली 1930 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आप उसमें कॉल करते हैं और अपने साथ हुए फ्रॉड के बारे में बताते हैं तो वो उन सारे अकाउंट्स को फ्रीज कर देता है वहीं के वहीं जिन जिन अकाउंट्स में वो पैसा गया होता है। होता क्या है कि जैसे हमने किसी को 50,000 दे दिए या 1 लाख दे दिए, 2 लाख दे दिए, तो जो चीटर है वो इतनी जल्दी पैसा विड्रॉल नहीं कर पाएगा जी, क्योंकि बैंकों की अपनी लिमिट है, वो कैश विड्रॉल करने की अपनी लिमिट्स होती है। तो उसको क्या करना होता है कि उन खातों से उस पैसे को दूसरी जगह शिफ्ट करना होता है ऑनलाइन। इस सब चीज़ों में टाइम लगता है थोड़ा बहुत। जब आप 1930 में कॉल करते हैं तो 1930 क्योंकि सेंट्रलाइज ऐप है, वो तत्काल उन सारे उस मनी ट्रेल को चेक करके जहां जहां वो पैसा गया है उन सारे अकाउंट्स को फ्रीज कर देता है। उन सारे अकाउंट्स को फ्रीज करने से ये फायदा होता है कि मान लिया आपके 50,000 रुपए में से कुछ पैसा विड्रॉल हो गया, 10,000 20,000 जो भी विड्रॉल कर पाया, बाकी पैसा उसने किसी दूसरे अकाउंट में शिफ्ट किया, लेकिन तत्समय वो अकाउंट भी फ्रीज हो गया जी। जब वो अकाउंट फ्रीज होता है तो आपके जो पैसे वापस आने की संभावना है वो बढ़ करके 100% हो जाती है यदि आप समय से करते हैं काम जी जी जी। ऐसा करने के लिए 1930 है, या अगर आपको लगता है कि यार 1930 में कॉल नहीं लग रहा है, वैसे तो अब 1930 काफी स्ट्रेंथन कर दिया गया है राज्यों में भी, बिल्कुल काफी लोग उसके साथ उसमें काम कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि 1930 में नहीं लग पा रहा तो आपके नजदीकी बैंक जो भी आपका है ब्रांच जी, चाहे आपका उस ब्रांच में खाता हो या ना हो जी, आप उस बैंक में जाकर के उस बैंक के मैनेजर से या कैशियर से कहिए कि साहब मेरे साथ फ्रॉड हो गया, आप उस मनी ट्रेल में से जिन जिन खातों में मेरा पैसा गया है उसको फ्रीज कर दीजिए। वो आपको एप्लीकेशन में आपकी रिक्वेस्ट मानेगा और उन सब चीज़ों में लीन लगा देगा। लीन का मतलब होता है एक तरह से उसमें एक बार लगा दिया कि भाई इस खाते से पैसा बिना वेरिफिकेशन के नहीं निकल पाएगा। या अगर आपके पास ये सुविधा भी उपलब्ध नहीं है तो आप किसी भी नज़दीकी पुलिस थाने में जाकर के, सारे पुलिस थानों में आजकल ये सुविधा है कि कोई भी विक्टिम अगर साइबर फ्रॉड या का शिकार अगर थाने पे जाता है तो वहां पर ट्रेंड पुलिस कर्मचारी है मौजूद, उनको आप बताइए अपनी समस्या, वो तत्काल आपकी मदद करेंगे। अच्छा, सर यहाँ पे कई बार देखा जाता है कि किसी व्यक्ति को लगता है कि मुझे साइबर थाने ही जाना है तो वो किसी भी पुलिस चौकी पर जाए, ऐसी नेसेसिटी नहीं है। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि एक व्यक्ति मान लिया देहरादून में ही एक व्यक्ति कालसी में या हमारे ट्यूनी में रह रहा है, उसको साइबर थाने आने में तो पूरा एक दिन लगेगा। ऐसा नहीं है, आप अपने नजदीकी पुलिस थाने में, नजदीकी पुलिस चौकी में या किसी भी पुलिसकर्मी से आप मदद ले सकते हैं जी जी जी। क्योंकि पुलिसकर्मियों को समय समय पर इस तरह की, क्योंकि ये एक भयंकर ट्रेड वो अपराध है जी जी, जिसमें हमें बहुत जबरदस्त आर्थिक हानि हो रही है। आप देखिए करीब करीब देहरादून डिस्ट्रिक्ट या उत्तराखंड से पिछले साल लगभग 250 करोड़ रुपए साइबर फ्रॉड के रास्ते चला गया, जो एक बड़ा अमाउंट है। जबकि जो वैसा अपराध है मुश्किल से 19-20 करोड़ के आसपास का कोई आंकड़ा होगा, इससे कम ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, जो ट्रेडिशनल क्राइम है। तो साइबर फ्रॉड का मतलब तो आज के दौर का तो मुख्य क्राइम है। इसमें हमारे डीजीपी साहब हैं, हमारे एसएसपी साहब हैं, या हमारा पुलिस का पूरा जो सेटअप है इस बात से बहुत चिंतित है और बहुत अवेयर भी है इस बात के लिए कि भी कोई भी साइबर
फ्रॉड का शिकार किसी भी पुलिसकर्मी किसी भी थाने या किसी भी चौकी पे पहुंचता है तो उसको तत्काल रिलीफ मिलना चाहिए। मतलब ऐसा रिलीफ कि भाई आप अभियुक्त को ना पकड़ पाए कोई बात नहीं, लेकिन उसका जो पैसा चला गया है उसको एटलीस्ट जहां जहां वो शेष है वहां उसको होल्ड कर दिया जाए। क्योंकि इसमें एक चीज मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि भाई जो साइबर क्रिमिनल है वो बेसिकली इंगेज करते हैं आपको। जैसे आपसे उसने चीटिंग में पैसे ले लिए, अब आपको वो इंगेज करते हैं थोड़ी देर, ताकि वो अपना पैसा वो उन्हें वक्त अलग अलग सिस्टम में ले जा करके उनको 2-2.5 घंटे का समय मिल जाए ताकि वो उस पैसे को विड्रॉल कर सके। इतनी देर तक आपको इंगेज करते हैं कि अरे मुझसे गलती हो गई, मैं बहुत शर्मिंदा लेकिन हूं। ये बहुत अच्छी बात आपने बताया कि हमें उस वक्त इंतजार नहीं करना या फिर उनके साथ उलझना नहीं है। आप कैसे सहायता ले सकते हैं, ये तमाम चीज़ें स्पष्ट हुई। नीतीश जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि आप लोग अवेयर कर रहे हैं लोगों को सबसे कि हम जो सोशल साइट्स हैं आज उनके बगैर भी नहीं रहा जा सकता, ये नहीं कि हम उनसे दूर हो जाए, कैसे उनका इस्तेमाल करें, उस पर क्या आप लोग बताते हैं? देखिए, जब हम लोग जागरूकता की बात आती है तो चाहे राष्ट्रीय स्तर पे नालसा हो, राज्य स्तर पे सालसा हो या जिला स्तर पे डीएलएसए हो, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हो, यहाँ पे सभी लोग समय समय पर ऐसी प्रोग्राम्स, ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम या ऐसी जागरूकता अभियान चलाया जाता है जिससे ये स्पष्ट हो सके कि साइबर क्राइम अगर हो रहा है तो उस पर रोक लगाई जा सके। आज के समय में साइबर क्राइम को रोकने का एक ही तरीका है, बचाओ। अब बात आती है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम ऐप्स का यूज़ किस तरीके से करें। मान लीजिए आपके पास आपका जीमेल है, उसके बिना भी काम नहीं चल सकता, या आपका व्हाट्सएप है, उसके बिना भी नहीं चल सकता, फेसबुक बहुत सारे लोग चलाते हैं और भी बहुत तरीके की ऐप्स हैं। तो इन सभी ऐप्स में सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन एक लगता है। हम लोग ये कोशिश करते हैं कि ये सभी लोगों तक जानकारी पहुंच सके कि आप 2 स्टेप वेरिफिकेशंस हर ऐप में या हर उसमें आप लगाइए, और जो अनऑथराइज जिन ऐप्स के बारे में आप श्योर नहीं हैं उन ऐप्स पर आप ना जाएं, उनको अपने फ़ोन का एक्सेस ना दें, क्योंकि आपका कैमरा और आपका माइक्रोफोन फ़ोन का ये हमेशा कोई भी कहीं भी बैठ करके एक्सेस कर सकता है और उसको चालू कर सकता है। बहुत सारे ऐसे कंप्लेंट्स भी आते हैं कि जी किसी के अश्लील और न्यूड वीडियोस या कोई ऐसा मोमेंट जो सिर्फ आप अकेले में, आप सोच रहे हैं आप अकेले में हैं और आपके फ़ोन का कैमरा कोई बाहर कहीं भी बैठ करके, दुनिया के किसी कोने में बैठ करके वो एक्सेस करता है, आपका वीडियो ले लेता है, आपका फोटोग्राफ ले लेता है। तो इसलिए ऐसे किसी भी ऐप को ऐसी कोई भी ऑथेंटिकेशन ना दें कि वो आपके फ़ोन पे चल सके, और जो आप अपने फ़ोन में रन कर रहे हैं सोशल मीडिया उस पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन आप लगाएं सेटिंग्स में जाकर के, वो बहुत आसानी से लग सकता है। गिरीश चंद्र शर्मा जी, आपसे जाते जाते एक तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर भी अगर बात करें, कई लिंक ऐसे हैं कि उन पर क्लिक कर दिया जाए तो वो भी एक क्राइम के आप भागीदार हो सकते हैं। उसी के साथ आपका इस कार्यक्रम में हमारे दर्शकों के लिए एक सुझाव अंतिम। देखिए, साइबर क्राइम से बचने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है अवेयरनेस। देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यदि आपको कोई आदमी पैसे दे रहा है या आपके खाते में कोई आदमी पैसे भेज रहा है तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको उसमें कुछ नहीं करना है। ऐसा कोई बैंक नहीं है भारत में जो आपसे QR कोड स्कैन कराता हो या लिंक आपसे डाउनलोड करवाता हो, कोई ऐप डाउनलोड करता नहीं। अगर आपको मेरे खाते में पैसे भेजने हैं तो आप भेज दीजिए, मुझे तो उसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मुझे करने की जरूरत तब है जब मुझे वो पैसा या तो निकालना है या किसी को देना है। नंबर 1 चीज़ है। नंबर दूसरी चीज़ है कि आप किसी भी प्रकार से कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं किसी भी प्रकार से, वो केवल उस आदमी को कीजिए जिसको या आप तो छू सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप जान सकते हैं। केवल उसी व्यक्ति को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कीजिए। ऐसे रिमोट बैठे हुए या काल्पनिक व्यक्ति को आप किसी भी कीमत पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ना करें। ऐसी जो चीज़ें हैं, ऐसे माध्यमों से जो जानकारियां हैं वो ली भी जा सकती हैं, जो अपने आप में महत्वपूर्ण भी हैं। गिरीश चंद्र शर्मा जी और नीतीश बदला जी, आप दोनों लोग आए, आपने बहुत मुख्य चीज़ें बताई कि कैसे हम इन तमाम चीज़ों से बच सकते हैं और किस तरीके से हमें अवेयर होना है। आप दोनों लोगों का बहुत शुक्रिया कानूनी सलाह कार्यक्रम में। थैंक यू। धन्यवाद। कानूनी सलाह कार्यक्रम में फिर किसी एक नए विषय के साथ, नए मेहमानों के साथ आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।